हेलो एवरीवन, आप सबों को कार्तिक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं इतिहास का पहला चैप्टर। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसका हमने आज तक आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखते हैं आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग से बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गिरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गिरिबाल्डी पेशे से कौन जी थे? नाविक थे। यानी कि इसका आंसर आपको कौन सी होगा? इसका आंसर आपको डी आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये कहते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा गया था? यानी कि देखिए, जिस टाइम में आप इतिहास पढ़े होंगे तो उस टाइम में बोल रहे हैं जो यूरोप का मरीज किसको कहा गया था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को और यूनान को। तो आप लोग पढ़े होंगे जो रूस यूरोप का मरीज किसको कहा गया था? तो तुर्की को कहा गया था। यानी कि दो का आंसर आपको सी आंसर होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कौन सी? यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग पढ़े होंगे जो मेजनी साहब थे, जो मेजनी साहब थे यही ने यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किया था। देखिए, चौथा क्वेश्चन है आप सबों के बीच। यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो आप देखिए, क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध और सीडान का युद्ध। तो आपने पढ़े होंगे जो ये सीडान का जो युद्ध हुआ था, इसी के बाद एक साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जनवरी लगभग में 39 रियासतों में बटे हुए थे। तो देखिए, बिना पांचवा क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आप लोग पढ़े होंगे जो पूरा यूरोप पे जो था ना, किसका? यूनान का सबसे ज्यादा संस्कृत, ज्ञान विज्ञान और साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा था। देखिए, छठा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में है? इससे आसान क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इटली और जर्मनी किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। ये कितना टोटल महादेश है हम लोग के विश्व में? 7। अब देखिए, सातवां क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति किसने अवलंबन की थी? यानी कि रक्त एवं लोह की नीति किसने लाई थी? तो देखिए, पहला है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो किसने लाई थी? तो बिस्मार्क भैया ने लाया था। किसने? बिस्मार्क। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज, जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने कराया था? तो जर्मनी राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने कराया था। देखिए, नौवां क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? यानी फिर से उसी वंश को लाया गया था। तो कौन सा वंश था? बुर्बो वंश था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, जिसको वियना सम्मेलन बोले थे हम लोग। देखिए, 10 का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? यानी कि फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो 10 का आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी कि यह सेडान में हुआ था। यानी कि पर्सा और फ्रांस कहाँ लड़ा था? सेडान में। देखिए, 11 का क्वेश्चन है, जालवेरिन क्या थी? जालवेरिन, जालवेरिन क्या थी? तो आप लोग देखे होंगे, ये जालवेरिन एक कौन सी था? व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी। यह जालवेरिन कब स्थापना किया गया था जालवेरिन का? तो 1934 में किया गया था। देखिए, 12 का क्वेश्चन क्या है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क देखा, कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिक था? तो बिस्मार्क कौन जी था? कूटनीतिक था। कूटनीतिक क्यों था? ये उसको बहुत मतलब राजनीतिक जानता था ये, और अपने कूटनीतिक के बल से ही अपना जर्मनी और इटली को एकीकरण करवाया था। अब देखिए, 13 का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन है, जो 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। अब देखिए, 14 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि जर्मनी और एकीकरण को जर्मनी एवं इटली को एकीकरण नहीं होने दे रहा था। कौन? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो कौन नहीं दे रहा था? ऑस्ट्रिया नहीं दे रहा था। इसका आंसर कौन सी होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 15 का है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 15 का आंसर आपका क्या होगा? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। कब? 1871 में। अब देखिए, 16 का, देखिए ये क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया गया है। देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश की ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो किसका? यूनान का। इस पे तो टाइम नहीं देंगे। अब देखिए,
17 का है मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध किस गठन से था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी का स्थापना कब किया गया था? 1810 में। अब देखिए काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये तो बच्चा बच्चा भी जानता होगा, किस पद पे? प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। अब देखिए 19 का है, 19 का कौन सी है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी कि वियना सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था वियना सम्मेलन? 1815 में हुआ था। इसमें कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये भैया नहीं था, ये जर्मनी कौन जी सम्मिलित नहीं था। अब देखिए 20 का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी? जो वियना कांग्रेस हो रहा था उसमें पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये रूस ने किया था। ये सब रूस वाले का खेल था। अब देखिए 21 का है, यंग इटली के संस्थापक कौन है? देखिए यंग इटली बोले या यंग यूरोप बोले, यानी कि यंग इटली या यंग यूरोप, ये दोनों का संस्थापक कौन था? यानी कि आपका ये मेजनी भैया होगा। ये दोनों का संस्थापक कौन था? मेजनी था। देखिए 22 का है, देखो नव गोएफ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गोएफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और देखिए 23 का है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए 24 का है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? देखो जालबेरिन जो हुए थे तो वो किसने किया था? 24 का आंसर किसने किया था? परसा ने किया था, यानी कि परसा में हुआ था जालबेराइन की स्थापना। देखिए 25 का है, जो हंगरी है ना, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा कौन सी थी? मैंगयार थी। देखिए 26 का है, देखो मारियान किस देश की राष्ट्रवाद प्रतीक है? यानी कि राष्ट्रवाद प्रतीक है। तो 26 का आंसर किसका होगा? यानी कि फ्रांस का होगा। जैसे भारत का बोले कि तिरंगा, तिरंगा किसका राष्ट्रवाद प्रतीक है? तो आप किसी क्या बोलिएगा? भारत। तो वही है ना, यानी कि मारियान किस देश की राष्ट्र प्रतीक था? तो किसका था? फ्रांस का। देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो 27 का आंसर होगा यानी कि डी, यानी कि कौन? यूनान को कहा जाता है। यूरोप वासियों की पालना किसको कहा जाता है? यूनान को। देखिए 28 का है, देखिए एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? 1628 में, 1628 में किया गया था। देखिए 29 का है, देखिए 29 का कौन सी है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे जिस वक्त नेपोलियन ने अपना राज सिंहासन पर बैठा था उसी वक्त कौन सी लागू कर दिया गया था? एक संहिता लागू किया गया था जो बाद में कौन सी कहलाए? नेपोलियन संहिता। अब देखिए 30 का है, कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? अरे भैया अभी तुरंत बताए हैं कब हुआ था? 1810 में हुआ था। इधर देखिए 31 का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध लड़ा था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध लड़ा था? 3 युद्ध लड़ा था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार। इधर देखिए 32 का है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी? यूनान की जो स्वतंत्रता हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? किसकी हार हुई थी? तुर्की वाले को। ये बेचारा बहुत बुरी तरह से हारा था यूनान में, क्योंकि यूनान के साथ आ गया था फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये तीनों इसके साथ आ गया था। और इसके साथ में मात्र एगो मिस्र था, जिसको मिस्र देश था, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। इधर देखिए 33 का है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजवंश कौन था? यानी कि वहां का किसका शासन था? बुर्बो वंश का था। किसका था? बुर्बो वंश का था। देखिए 34 का क्वेश्चन क्या है? 34 का कौन जी है? परसा का शासक कौन था? जो परसा था वहां का शासक कौन था? कौन था? विलियम प्रथम। देखिए मेटरनिक कौन था? आप लोग जानते हैं मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब देखिए ये सेडोवा के युद्ध किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध जो हुआ था अभी से जस्ट अब इससे आगे हम बताए थे, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 36 का आंसर कौन सी होगा? सी होगा। किसकी? ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। अब देखो रक्त मोल की नीति किसने अपनाई थी? जो अभी आगे पढ़े हैं वही बात अभी फिर से दोहरा गए हैं। कौन?
बिस्मार्क ने अपनाई थी। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कौन सी कर लीजिए आप लोग, भैया कर लीजिए। देखिए लाल कुर्ती, देखो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो 38 का आंसर कौन से हो जाएंगे, गैरिबाल्डी ने किया था। देखिए 39 का है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, जर्मनी एवं इटली के शासक मतलब एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो 39 का आंसर आपको हो जाएंगे नेपोलियन तृतीय था। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए है, ठीक है। 40 का है, देखो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके आप लोग दीजिएगा और हम आप सबका रिप्लाई देंगे, ठीक। तो जागरण था कि कौन सी इच्छा आप देख के आप लोग टिक करके दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका है नाम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। तो इसके लिए यहाँ यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।